नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर द्वारा प्रसारित रचना कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज का युग सूचना एवं संचार क्रांति का युग है। आधुनिक परिवेश में देश की बदलती हुई तस्वीर ने और वैश्वीकरण की आंधी ने सभी देशों को एक दूसरे के निकट ला खड़ा किया है और इस निकटता को लाने में संचार माध्यमों की और उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही भाषा की अहम भूमिका रहती है। अब बात भाषा की हो रही है तो हम हिंदी भाषा की बात करते हैं। नए संचार माध्यमों में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो भाषा एक नए रूप में हमारे समक्ष आ रही है। हालांकि हिंदी जनमानस से जुड़ चुकी है, जन संचार का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है, तकनीक की भाषा है, पर इस सब के साथ साथ हिंदी भाषा एक नए रूप में हमारे समक्ष आ रही है। नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं और नई रचना की जा रही है। इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा बदल रही है और आज हमारी बातचीत का विषय भी यही है, संचार माध्यमों में हिंदी भाषा का स्वरूप। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में उपस्थित हैं सुरेश सेठ जी। सुरेश सेठ जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। सुरेश सेठ जी हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रमों की परंपरा रहती है कि हम अपने जो विज्ञान से संबंधित जो हमारे विश्वस्त और विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित होते हैं, हम थोड़ा सा उनका परिचय भी देते हैं। तो सुरेश सेठ जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदी साहित्य से जुड़ा ऐसा कोई भी पुरस्कार या सम्मान नहीं है जो आपकी झोली में ना आया। धन्यवाद। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुरेश सेठ जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संचार माध्यमों से हमारा क्या अभिप्राय है और प्रमुख संचार माध्यम कौन कौन से हैं? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले संचार माध्यम स्पष्ट हो जाए। किसी समय अगर हम ये सोचते हैं कि समाचार पत्र और आकाशवाणी ही संचार माध्यम थे तो उसको तो खैर जब ऑडियो विजुअल आ गया और दूरदर्शन आ गया, उसके बाद अब तो कई चैनल आ गए, अब तो यूट्यूब के चैनल भी फ्लोट हो गए, ना जाने कितना। इसके साथ साथ और भी है, मंच से आप कर सकते हैं, सेमिनार्स है और उसके साथ आ गया वेबिनार। वेबिनार के आ जाने से जो आप कह रही थी बात सुषमा जी, आदरणीय सुषमा जी, कि पूरा दुनिया हमने इकट्ठी कर दी, वो वेबिनार ने इकट्ठी कर दी। और वेबिनार से जब हम वो करते हैं, अब उसमें ये भी है कि उसमें मोबाइल क्रांति भी आ गई, डिजिटल क्रांति भी आ गई। और ये सब चलेगा कैसे? भाषा के साथ। भाषा कैसी होनी चाहिए, उसी की बात आप करने जा रही हैं और मुझसे भी आपने मौका दिया है मैं अपनी बात भी कह सकूं। तो मैं ये समझता हूं कि भाषा का क्या स्वरूप होना चाहिए इन सभी संचार माध्यमों में, ताकि वो भाषा आपके पास आके बैठ सके। आपके पास का मतलब मेरे पाठकों के साथ, मेरे श्रोताओं के साथ, और जो हमारे साथ विचार चर्चा में वेबिनार में शामिल हो रहे हैं उनके साथ भी वो भाषा आके बैठ सके, उनसे बतिया सके और उनको उत्तेजित कर सके कि वो भी अपनी अपनी बात उसी भाषा में कहे। और सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा है आपके करीब आ सकती? जाहिर है जो भाषा संस्कृत माँ के मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद से सारे देश में निकली, और वो है हमारी हिंदी। अच्छा, आज जो संचार माध्यमों में हिंदी भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, क्या वो एक अच्छी हिंदी हम उसे कह सकते हैं? और जहन में एक सवाल आता है कि क्या वो हिंदी है भी या कुछ और? हाँ, ये बहुत अच्छा और यथार्थवादी प्रश्न है, यानी धरती पे खड़े होकर प्रश्न। हम प्रशस्ति गायन ना करें भाषाओं का कि साहब बहुत अच्छी भाषा है और बहुत इतनी उसकी क्षमता है कि वो नहीं। पहले ये है कि वो भाषा आप तक पहुंचती भी है। अगर वो क्लिष्ट भाषा है, अगर वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, अगर वो ऐसी भाषा है जो कि आपके समझ के ऊपर से निकल जाती है, तो वो संचार माध्यम में आपके पास नहीं जा सकती। हाँ, ये बात है अवश्य कि पुस्तकों में
और रिटन वर्ड में और उस तरह में आप जब शोध और अध्यवसाय की ओर चलते हैं तब अवश्य इस भाषा का महत्व हो जाता है। और ये भाषा की एक अपनी परंपरा है, इस भाषा की एक अपनी परिपाटी है। लेकिन अब जब संचार माध्यम घर घर तक चले गए और मैं समझता हूं कि पुस्तक क्रांति की मौत के बाद ये संचार माध्यम जो है वो ज़्यादा उपयोगी हो गए हैं। उपयोगी ही नहीं, ज़्यादा आपके माथे का चंदन बन गए हैं। तो ऐसे संचार माध्यम में अगर हम अच्छी भाषा, क्षमतापूर्ण भाषा, आपको समझ आने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो हम भाषा के साथ तो गुनाह करते ही हैं, अपने पाठकों, अपने श्रोताओं, अपने लिखने वाले, अपने बोलने वालों के साथ भी करेंगे। लेकिन आदरणीय सुषमा जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो लिखने की भाषा है और जो बोलने की भाषा है उसमें कुछ तो अंतर आप करेंगे। बिल्कुल 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 सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन आलोचकों का ये भी कहना है कि आज जिस हिंदी भाषा का प्रयोग संचार माध्यमों द्वारा किया जा रहा है वो हिंदी ना होकर इंग्लिश है, जिसमें हिंदी के बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन उसके स्थान पर अंग्रेजी के बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, इसके बारे में मैंने बहुत विचार किया और ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि कई बार हम इंग्लिश कह के भी इसको एक हास्यास्पद रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने इस पे जो विचार किया, एक ऐसे लेखक के नाते जो निरंतर लिखता है, नियमित रूप से लिखता है और नियमित रूप से मंचों पर भी बोलता है और आपसे संचार माध्यमों से भी गुफ्तगू करता है। अब मैंने शब्द गुफ्तगू इस्तेमाल किया, मैंने कन्वर्स नहीं लिखा। और जो हमारे देश की भाषाएं हैं, इस वक्त भी हमारे देश की सरकार ये कहती है कि अगर 23 भाषाएं हैं तो 23 भाषाओं में टेक्स्ट बुक आनी चाहिए, 23 भाषाओं का हम संचार करें और उन 23 भाषाओं में इंग्लिश एक है। इंग्लिश सर्वोपरि नहीं है। हम क्यों ये समझते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा स्टेटस इसलिए बनता है कि हम हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी और अंग्रेजी बोलते बोलते हिंदी के लिए आते हैं। अरे थोड़ा सा ये तो सोचो कि कितनी नफीस उर्दू है, कितनी नफीस पंजाबी है। मैंने नफीस शब्द भी उर्दू का इस्तेमाल किया और इस हिंदी में यह आ गया। और जब आप इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये वो नई भाषा होगी जो इस देश की मिट्टी से उपजेगी। आप इस देश की संस्कृति की तलाश कर रहे हैं, उस संस्कृति की तलाश भाषा के बिना कैसे हो सकती है? और भाषा उधार ली हुई ओढ़ी हुई भाषा नहीं हो सकती। और अगर आप स्टेटस सिंबल भाषा का, स्टेटस सिंबल तो अंग्रेजी का आ गया, तो प्रतिष्ठा सूचक कह लीजिए, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि कहीं कुछ ओढ़ा हुआ लगेगा, कहीं कुछ बनावटी लगेगा। बनावटी ना लगे तो उससे पहले संचार माध्यमों का पूरा पूरा महत्व है कि हम उस भाषा में आपसे बताएं कि जो भाषा आपको अपनी सी लगे। और उस भाषा में क्यों हिंदी की मैं समझता हूँ सीमा रेखाएं हों, क्यों ना उसमें हम उर्दू के शब्दों का, क्यों ना उसमें हम पंजाबी के शब्दों का, क्यों ना हम उसमें बंगला के शब्दों का, क्यों ना हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करें और लगेगा आपको कि ये हमारे देश की भाषा है। और वो सिर पे टोपी जैसी जो अंग्रेजी की भाषा को हम बीच बीच में डालते हैं, ये बताते हुए कि हम बहुत योग्य हैं, देखो हम अंग्रेजीदां हैं, उससे अगर छुटकारा हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाषा का प्रयोग करते हुए एक सहजता होनी चाहिए। और भाषा का प्रयोग करते हुए जब आप सहज रूप में बोलते हैं तो सहज रूप में आम बोलचाल के जो भी शब्द आते हैं आपकी भाषा में, आपकी प्रस्तुति में, तो वो आते रहने चाहिए, एक सरलीकरण होना चाहिए। लेकिन एक आरोप ये लगता रहा है संचार माध्यमों पे कि जिस भाषा, हिंदी भाषा का जो प्रयोग करते हुए जिस शैली को संचार माध्यम अपनाते हैं उसमें सहजता नहीं होती है। और क्योंकि आज का समय जो है गतिशील है, आज किसी के पास रुकने का समय नहीं है, किसी के पास समय ही नहीं है कि वो ज़्यादा अपना समय देकर आपकी बात सुन सके। तो ऐसे में भाषा भी इंस्टेंट होती जा रही है। मैं शब्द इंस्टेंट इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ, तात्कालिक भाषा जी, जो मैंने उसका आपके शब्दों में अनुवाद कर दिया। तात्कालिक भाषा कैसे होती है? तात्कालिक भाषा जैसे अभी आप बाहर बात कर रहे थे कि ठंडा ठंडा कूल कूल, अब ये जो है ये इंस्टेंट भाषा है। तो ठंडा ठंडा
कूल कूल, इस तरह के जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है कि इस तरह के वर्ड से एक रिदम बन सकता है। अरे रिदम तो ज़रा हिंदी के साथ पंजाबी जोड़ के देखो, हिंदी के साथ अंग्रेजी जोड़ के देखो, सहज भाषा, तात्कालिक भाषा, एक नई भाषा का सृजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब व्यवसाय से आप बच नहीं सकते, आप विज्ञापन से आप बच नहीं सकते। और जब हम हिंदी को उपयोगी बनाना चाहते हैं, रोजगार परक बनाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हिंदी के द्वारा हम उसका थोड़ा सा व्यवसायीकरण भी करें, उसको सिर्फ किताबों तक और बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों तक और बड़े बड़े अभिलेखागारों तक ही महदूद ना रहने दें, तो तब हमें ऐसी भाषा का अवश्य इस्तेमाल करना पड़ेगा जो थोड़ी सी रिदम बना के चले। और अगर हिंदी से हिंदी का रिदम नहीं बनता तो हिंदी से उर्दू का बना लो, हिंदी से पंजाबी का बना लो, हिंदी से बंगला का बना लो। अरे बना के तो देखो, अकेला चलो रे, रविंद्र नाथ ठाकुर का वो अकेला चलो रे कितना ज्यादा अब स्वीकार कर लिया हमने हिंदी में। और इसी तरह से मंटो के शब्द धड़न तख्ता, वो धड़न तख्ता हो गया, मंटो ने कहा, और धड़न तख्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अब हमें लगते हैं कि ये हो गए। और कुछ ऐसे लेखक हैं हमारे, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर आप आगे तक आ जाइए, जगदीश चंद्र तक आ जाइए, या और लोगों तक आ जाइए, उन्होंने ऐसी प्यारी, बलवंत सिंह तक आ जाइए, उन्होंने ऐसा प्यारा पंजाबी का इस्तेमाल हिंदी में किया है। मैं कृष्णा सोबती को कैसे भूल सकता हूँ, उनकी जिंदगी नामा में इतने अच्छे शब्द हैं पोठोहारी के और उनके दूसरे शब्दों के आप उनके साथ बह के तो देखिए कि वो किस तरीके से चलते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि बनाइए, व्यावसायिक बनाइए, आप तक पहुंचने वाली भाषा बनाइए, लेकिन वो भाषा ऐसी बनाइए जो उसमें थोड़ी सी आपकी मौलिकता भी नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाषा ऐसी बनाइए जिसमें आपकी मौलिकता भी नजर आए। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि वो ठंडा ठंडा कूल कूल, हम बात कर ही रहे थे विचार विमर्श करते हुए। तो ये भी माना जाता है, अब चाहे विज्ञापन की बात करें या सिनेमा की बात करें, तो ये मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं, मिक्स भाषा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपने दिया, जैसे आप विज्ञापन की बात करते हैं तो ठंडा ठंडा कूल कूल, या ब्रेक के बाद फिल्मों की बात करते हैं तो वंस अपॉन ए टाइम, सिंग इज किंग, या राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज। तो इस तरह के हैं कि अब तो फिल्मों के टाइटल और विज्ञापनों के टाइटल भी इसी तरह से आ रहे हैं कि ये मिले जुले हैं, बिल्कुल ठीक, दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या इसमें आप हिंदी भाषा के स्वरूप का भी चित्रण देखते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब लोग तो ये कहेंगे, जो हमारे हिंदी के पुरोधा पंडित हैं, कि ये तो हिंदी विरूपित हो रही है, क्योंकि ऐसे शीर्षकों में आप हिंदी को विरूपित कर रहे हैं, और कुछ तो ये भी करेंगे कि आप हिंदी की हत्या कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ऐसे हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें जिनको सहज और बोधगम्य बनाने के लिए हम उनमें किसी और शब्द का, अंग्रेजी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अलावा बाकी की भाषाओं की तो मैं बात कर ही रहा हूँ। जो मैंने बंगला भाषा में खूबसूरती देखी, उस बंगला को अगर आप थोड़ा सा पंजाबी के साथ जोड़ते हुए हिंदी में लाइए तो देखिए वो कैसे एक खास तरह की रवानी पैदा होती है। संचार माध्यमों में बोलते हुए धारा प्रवाह होना चाहिए, संचार माध्यम में बोलते हुए बोधगम्य होना चाहिए, संचार माध्यम में बोलते हुए आदमी इस तरीके से बोले कि छटपटा कर क्षितिजों से बाहर चला जाए, और क्षितिजों से बाहर जाना है तो फिर ये जो एक हमारा तरीका है खास तरह का, जिसको बाजारू तरीका कहते हैं, उसमें से हमें बाहर आना होगा। और मैं ये समझता हूँ संचार माध्यमों की जो हिंदी है वो लिखने की हिंदी से अलग होती है। जब हम संचार माध्यमों से बोलते हैं तो वो बोलना जो है वो मेरा आपके साथ सीधा संवाद है, जबकि जो मैं लिखता हूँ उस लिखने की गहराई में भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप उसके साथ मेरे साथ जुड़ेंगे। और इसीलिए जो भी मैं देखता हूँ आज भी अध्यात्म का बहुत आजकल ज़्यादा है, तो अध्यात्म में भी बहुत क्लिष्ट, बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी से अगर आप प्रवचन करेंगे तो कितने लोग जुड़ेंगे। और अभी देखिए जो नए हमारे अध्यात्म करने वाले हैं, जिनको
बहुत ज़्यादा चाह से सुना जाता है और कहते हैं कि हम आपने हमारे अवसाद को परे कर दिया, तो साथ ये भी कहते हैं कि आपने हमारे डिप्रेशन को परे कर दिया। तो ये इस तरह की भाषा होनी चाहिए। मैं समझती हूँ अवसाद को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन डिप्रेशन को समझने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो क्यों ना उसको स्वीकार तो फिर उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यानी हिंदी भाषा जिस स्वरूप में आगे आ रही है बोलचाल की भाषा के रूप में, उसको सहज रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुरेश सेठ जी, आप अभी बात कर रहे थे कि बोलचाल की भाषा जब हम बात करते हैं तो सहज रूप में हमारे समक्ष आनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि संचार माध्यमों द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो उस प्रस्तुतिकरण में भी अक्सर ये देखा जाता है कि वही जैसे मैंने पहले बात की इंग्लिश की, कि हिंदी के बहुत कम शब्द लेकिन अंग्रेजी के बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग होता है। तो आरोप ये लगता रहा है कि अगर आप दूसरी भाषा के शब्दों को हिंदी में ग्रहण भी करते हैं तो प्रयास ये होना चाहिए कि हिंदी के शब्द ज्यादा हो, दूसरी भाषा के कम, लेकिन हो इससे विपरीत रहा है। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि फार्मूलाबद्ध कुछ नहीं हो सकता और फार्मूलाबद्ध होना भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से देखे लेखक जिनकी पूरी किताबों में जो हिंदी का इस्तेमाल किया गया है वो उन्होंने मैथिली भाषा का इस्तेमाल किया है। जैसे नागार्जुन जी की फणीश्वर नाथ रेणु की किताबों को देख लीजिए, उन किताबों में सारे के सारा उस तरफ का पूर्णिया जिले की भाषा है। अब अगर उन्होंने उस वक्त भाषा के घेरे तोड़े और उन भाषा के घेरों को तोड़कर आप तीसरी कसम देख लीजिए, तीसरी कसम तो फिल्म बनी है ना संचार माध्यमों में, मैं उस किताब की बात नहीं कर रहा, आप कहेंगे आप तो किताबों की बात करने लगे। तो तीसरी कसम में क्या जो उन्होंने लय पकड़ी है वो उस भाषा को, जिस भाषा को उन्होंने पकड़ा, जैसे बाकी बाकी रे दुल्हनिया और वो गाने जो हैं और राज कपूर साहब हैं और शैलेंद्र साहब हैं, तो वो आपके पास जब लाते हैं तो उसमें आपको कहीं अंग्रेजी की तलाश होती है? नहीं होती है। नहीं होती। तो अंग्रेजी कोई ऐसी बरसाती नहीं है कि जो आधुनिकता की बारिश में आपने पहन कर जाना है। अरे बरसाती नहीं लो, छाता ले लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, कि बरसाती मत लो, छाता लो। और यही बात मैं अपने पिछले प्रश्न में दोहरा रही थी कि अक्सर यही आरोप लगता रहा है कि लोग छाते की बजाय बरसाती लेना शुरू कर चुके हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब हिंदी भाषा का संचार माध्यम प्रयोग करते हैं तो वो भाषा अपने मूल रूप से परे होती जा रही है। हिंदी भाषा मूल रूप से परे होने के कारण अपने मूल संस्कारों से भी वंचित हो रही है। हाँ। इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। हाँ, ये इसमें मैंने इधर जो मंचीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और ख़ासकर जो हिंदी के कवि सम्मेलन होते हैं या हिंदी के मुशायरे होते हैं, मैं अपने आप में समझता हूँ कि इन मंचों से जो भाषा आती है वो भाषा का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है और वो अपने साथ सुनने वालों को जोड़ती है, लेकिन इस तरह से उनको प्रेरित करे कि वो पढ़ें भी। अब आजकल जो मैं देख रहा हूँ हिंदी के कवि सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें आप तो भाषा की बात कर रहे हैं, हमारे कवि तो लतीफ़ों की चाशनी लगाते हैं। 4 लतीफ़े पहले, 4 लतीफ़े पीछे और बीच में से कविता जो निकलती है वो तलाश ही नहीं होती। सही। अगर इस तरह की बात आप करेंगे, इस तरह का मेकअप करके भाषा को प्रस्तुत करेंगे या अपनी प्रस्तुतियों को भेजेंगे, तो आपके मन में क्या है? सामने जो बैठे हैं उनकी तालियां, उनका वाह वाह। अरे तालियां और वाह वाह नहीं, कहीं उनको अभिभूत करना होता है। जब आप उनको अभिभूत करते हैं तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो भाषा आपको, आपके लिए सोच के, दृष्टि के नए दरीचे खोले और कहीं कहीं साहित्य का एक इंद्रधनुष भी आपको झलकने लगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात मंचीय भाषा की आप कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण की हम बात कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि जब संचार माध्यमों की हम बात करते हैं, टेलीविज़न या सिनेमा की बात करते हैं, उसमें तो सेठ साहब ऐसा चल सकता है कि बोलचाल की और मिश्रित हिंदी जिसको हम कहते हैं वो चल सकती है। लेकिन जब हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, समाचार पत्रों की बात करते हैं, पत्रिकाओं की बात करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हिंदी के साहित्यिक रूप को देखना ज़रूरी होता है। वहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रायः देखने में आ रहा है, जैसा आपने कहा, आजकल कवि सम्मेलनों में या लोग हिंदी की कविताएं लिखते हैं तो
साहित्यिक या हिंदी के मूल रूप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पत्र पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में भी ऐसी भाषा का आजकल प्रयोग हो रहा है और वो भी संचार माध्यम हैं हमारे। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें विस्तार से बता दीजिए। मैं काफ़ी इस तरह की भाषा से भी जुड़ा हुआ हूँ और समाचार पत्रों की भाषा से भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि ये जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो एक चोर दरवाज़ा संस्कृति या शॉर्टकट संस्कृति में विश्वास रखते हैं। उनमें क्षमता तो है नहीं भाषा का इस्तेमाल करने की, और दूसरी भाषाओं की तो जानकारी उनको है ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा आसान बात क्या होती है कि जो दूसरी अखबारें हैं जिस तरह की वो मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करती है, हम भी उसी मिश्रित भाषा का इस्तेमाल करें। और इसमें जो उधार ली गई भाषा है, एक पत्र संचार माध्यम से दूसरे पत्र संचार माध्यम तक जाने वाली, वो कहीं आपको मौलिक नहीं बनने देती। जिन लोगों ने मौलिकता लाए, अब अज्ञेय जी थे, वो नवभारत टाइम्स के एडिटर थे और उन्होंने कितना अच्छा काम किया रघुवीर सहाय से। हमारे लोग कहते हैं जी पत्रकारिता और साहित्य का क्या संबंध, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे बहुत जुड़े हुए हैं ये दोनों, बहुत जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता आपको दृष्टि देती है और साहित्य आपको गहराई देता है, और मंच जो है, संप्रेषण जो है, जैसे हम इस संचार से बोल रहे हैं, ये आपको इन सब बातों को आसानी से आप तक पहुंचाता है। अब जब पुस्तक संस्कृति की तरफ तो आप जाना नहीं चाहते, तो क्या पुस्तक संस्कृति को किंडल ने रिप्लेस किया? क्या पुस्तक संस्कृति को पीडीएफ ने रिप्लेस किया? नहीं किया। जो पुस्तक है उसको आप आसानी से तभी पहुंचा सकते हैं जब उसके साथ बोलने वाला, एक अधिकारी बोलने वाला आप तक बात पहुंचा रहा है। अगर वो आप तक बात पहुंचा रहा है तो फिर जाहिर है, मैं यहाँ बहुत सोचता रहता हूँ कि मंचों का अगर सही इस्तेमाल हो, संप्रेषण का अगर सही इस्तेमाल हो, आपने बहुत अच्छा ये विषय आज चुना, जो संचार माध्यमों का अगर सही इस्तेमाल हो तो साहित्य संचार के नज़दीक आ जाएगा और संचार साहित्य के नज़दीक आ जाएगा, और उसमें से बाजारूपन अपने आप से माइनस हो जाएगा। आप विज्ञापनों को, आपने तो विज्ञापनों को लाना शुरू कर दिया साहित्य में, आपने तो विज्ञापनों को लाना शुरू कर दिया संचार माध्यमों में। अरे उनकी दुनिया अलग है जी, उस व्यावसायिकता को अलग रहने दो। और मैं समझता हूं कि पत्रकारों की निंदा करने की बजाय अगर पत्रकार अज्ञेय जी जैसे हों या रघुवीर सहाय जैसे हों या दूसरे हों, और अगर वो कमलेश्वर ने कितनी पत्रकारिता की, मोहन राकेश जी ने कितनी पत्रकारिता की, और अगर वो साहित्यिक पत्रकारिता जो है वो चले साथ, तो भाषा अपने आप अपने क्षितिज तोड़ेगी। भाषा को अपने आप को तोड़ना होता है। जब तक भाषा अपने आप को तोड़ती नहीं है तब तक नई भाषा का सृजन नहीं हो सकता। नया युग बोध नई भाषा चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। बात आपने की व्यवसाय की। दरअसल ये है, जब भाषा को हम व्यवसाय के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर उन संचार माध्यमों का भाषा के स्तर से कोई मतलब नहीं रह जाता। भाषा किस तरफ जा रही है, किस तरफ बह रही है, वो उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ माल कमाना है या माल बेचना है या पैसा कमाना है। तो जब आप भाषा को सिर्फ व्यवसाय की भाषा बना देते हैं तो भाषा का स्वरूप सही नहीं रह जाता, उसके मूल स्वरूप से वो पीछे हट जाता है। लेकिन हमें संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग करते हुए एक चीज़ पर खास ध्यान देना होता है कि साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक या व्यवहारिक भाषा, ये दो अलग अलग रूप हैं। जब हम साहित्य में भाषा का स्वरूप देखते हैं तो वो बौद्धिक स्तर की भाषा है, जिसको कहते हैं पढ़े लिखों की भाषा है, साहित्यकारों की भाषा है। लेकिन जब संचार माध्यमों की बात करते हैं तो जनमानस की भाषा है, जन संचार की भाषा है। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे और सुरेश सेठ जी ने हमें इस विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हालांकि ये विषय ऐसा है कि जिस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम और आगे बढ़ें। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए फिर नए प्रोग्राम में मिलेंगे नए विषय के साथ। सेठ साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।